back after the break. So we are in the second hour of the show. एक घंटा कैसे गुजरा हमें पता भी नहीं चला, इतनी सारी बातें की हमने आपसे. लेकिन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस मसले के बारे में जो कि आलमी मसला भी है, मुल्की मसला भी है और सर बहुत बड़ा मसला है, ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है. ओबेसिटी की और मोटापे की हम बात करेंगे, लेकिन ये मसला आपको एड्रेस करेंगे हरमीत इस्लामाबाद में है. उनके साथ डॉक्टर मौजूद हैं. ऐसे कौन से डॉक्टर जैसे सर्जन जो हैं वो अब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान बहुत सारे लोग सर्जरी कराने के लिए आ रहे हैं मोटापे को कम करने के लिए. हरमीत, ये क्या मिथ है? ओवर टू यू. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है, बल्कि घरेलू मसला भी आप ये समझे कि बाहर के मसाइल भी हैं, और ख़ासकर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा स्मार्ट लगे और वो ज़्यादा फिट नज़र आए. लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि भाई एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए. लेकिन बहुत सारे हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनका जो पेट जिस साइज़ में निकला होता है तो वो बेचारे दिन रात एक करके कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल होता है, उनका पेट कभी कम होता है. सर ऐसी कौन सा तरीक़ाकार है, कौन सा प्रोसीजर है जो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अगर वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन बड़े मुश्किल से नहीं होता, फिर उनको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है. तो पाकिस्तान में ये सर्जरी की सहूलत आई कब और कितने डॉक्टर इस पे काम कर रहे हैं और किन किन शहरों में सर इस पे काम हो रहा है? शुक्रिया हरमीत, और आपके साथ पब्लिक न्यूज़ टीम शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज मौका दिया. आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मोटापा एक आलमी मसला है. इसको पेंडेमिक, कोविड तो अभी पेंडेमिक आया, उससे पहले जो हमारे पास मोटापे की पेंडेमिक है ये. और सिर्फ मोटापा ही नहीं, मोटापे के साथ डायबिटीज़ भी यानी ज़ियाबतीस भी होती है, इसको हम डायबिजिटी कहते हैं. तो ये जो डायबिटीज़ और मोटापा या मोटापे के साथ और 10-12 बीमारियाँ जो कि एसोसिएटेड हैं, ये तमाम बीमारियों का इलाज अवेलेबल है. और जैसे आपने सवाल किया था कि पाकिस्तान में कब से हो रहा है, पाकिस्तान में ये पिछले 15-20 साल से हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं अब 2015 या 16 के बाद से होना शुरू हुए हैं. और अभी भी आप जो सर्जन्स इनको कर रहे हैं, जो रेगुलरली कर रहे हैं, उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान में हमने पिम्स हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए, जिसमें हमने पाकिस्तान से तकरीबन 70 से लेकर 100 सर्जन्स को इसमें ट्रेन किया. हमने बाहर से सर्जन्स को भी बुलाया, ऐसे सर्जन्स जैसे एक ऑपरेशन है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास जो मोटापे और डायबिटीज़ को कम करता है. इसके जो इन्वेंटर हैं डॉक्टर रॉबर्ट रटलेज, वो 2 दफ़ा हमारी इन्विटेशन पे पाकिस्तान आए और उनके साथ हमने यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए और उन्होंने यहाँ पेशेंट भी ऑपरेट किए. जी अच्छा. जी डॉक्टर आतिफ इनाम, आप ये फरमाइए कि जैसे आपके बारे में पढ़ते हुए पता चला था कि काफ़ी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं अब इस इलाज के लिए. हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता है, बाहर से लोगों को ला के या बाहर से लोग आते हैं वहाँ इलाज करने के लिए. हमारी परसेंटेज इतनी कम क्यों है यहाँ पे लोगों के आने की? जी आपने बिल्कुल सही ये नुक्ता उठाया है. इस वक्त मेडिकल टूरिज़्म दुनिया की वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और जिसमें टर्की और इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं. और हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो सका कि उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं. एक तो ये कि सर्जरी हमारे यहाँ ये लेट शुरू हुई. दूसरा, कुछ हमारे डोमेस्टिक हालात ऐसे थे कि हमारे बारे में या हमारे पास लोग बाहर से आते हुए हिचकिचाते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड चूँकि अब हमारे हालात बेहतर हो चुके हैं, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोग, जैसे ये अभी टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये एक स्कॉटिश लेडी है, ये पाकिस्तान आई अपनी सर्जरी करवाने के लिए. इसको NHS जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था. इसने क्लीवलैंड क्लिनिक USA से बात की, इसको वहाँ भी टाइम नहीं मिला, लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. इसने मेरा एक जो वेबिनार था, जो मैंने एक ऑपरेशन किया था जिसको मैंने पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया था, और जिसमें दुनिया के टॉप के जो सर्जन्स थे वो एज एन एक्सपर्ट उसको देख भी रहे थे ताकि हम लोगों को ट्रेन कर सकें. और उसके बाद इसने वो वीडियो यूट्यूब पे देखा, इसने मुझसे रब्ता किया. हालांकि इसका टर्की में एक ऑपरेशन करने के लिए लोग तैयार थे, उसकी बुकिंग भी थी, लेकिन वो गैस्ट्रिक बाईपास नहीं करना चाह रहे थे, वो छोटा ऑपरेशन करना चाह रहे थे इसके बारे में. तो उसने मुझसे रब्ता किया. मैंने से कहा कि भाई मैं तो अगले महीने नहीं होऊंगा, लेकिन शी वेटेड फॉर मी एंड देन शी केम इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड गॉट द सर्जरी डन. और ये मेडिकल टूरिज्म जो है ना, ये डॉलर्स का इनफ्लो करेगी या फॉरेन करेंसी का, क्योंकि जो ऑपरेशन अमेरिका में $23,000-24,000 का है या यूके में 10,000 to 12,000 पाउंड्स का है, ये खातून जब यहाँ पाकिस्तान आई, इसका एयर टिकट, इसका पार्टनर भी इसके साथ आया, ये 1 हफ्ता यहाँ स्टे किया, ऑपरेशन हो भी गया, वापस चली गई. तो जो इसके टोटल पाउंड्स खर्च हुए थे वो ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 पाउंड्स थे. यानी कि 50 to 60% जो बाहर इस ऑपरेशन का कॉस्ट है उसमें पाकिस्तान में किया जा सकता है. और इंडिया इस सिलसिले में बहुत आगे. अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्जरी नहीं है पूरी कंट्री में, तो वहाँ पे जितने लोग हैं उनको वो फ्लाई आउट करते हैं और इंडिया लेके आते हैं.
इस मेडिकल टूरिज्म की ना होने की एक वजह यह है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे ये काम कर रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट इसको, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करती है, इस तरह और बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, इसी तरह इसको भी इंडस्ट्री समझे मेडिकल टूरिज्म को, और जब उसको सपोर्ट करे और हम जैसे लोगों से रब्ता करें तो फिर हम इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर आतिफ, ये कहिएगा कि अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो मोटापा, अभी तो आपने खातून का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान में कंपैरेटिवली बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सर्जन, कि कितने टाइम के बाद अगर एक बच्चा ओबेसिटी का शिकार है और काफ़ी ज़्यादा है तो उसको सर्जरी की तरफ कब तक जाना चाहिए? प्लस ये बताइएगा कि अगर हम खवातीन की बात करें तो मर्दों में पेट का मसला बहुत ज़्यादा होता है, उसकी सर्जरी होती है, खवातीन में लोअर पोर्शन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ये स्पेसिफिक पार्ट्स की सर्जरी हम लोग करते हैं या हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं इन मेडिकल टूरिज्म? जी, आपने बड़े अच्छे सवालात किए हैं, मैं एक एक करके इन तमाम सवालों का जवाब देता हूँ। बच्चों की जो ओबेसिटी है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। बिल्कुल ऐसे अब बच्चों की दो किस्म की ओबेसिटीज है। हमने इवन 2 साल के बच्चों में भी मोटापा देखा कि वो चल नहीं सकते। अब कुछ तो उनके कंजेनिटल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से होता है, लेकिन सबसे बड़ा कॉज जो है वो आजकल फास्ट फूड की फ्री अवेलेबिलिटी है। हमारी जो फूड है वो प्रोसेस्ड है, हम नेचुरल फूड नहीं ले रहे। बच्चों को फूड कौन देता है? पेप्सी, कोक, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, ये बेकरी आइटम्स ये माँ बाप ही प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों की एडोलेसेंट्स जो हैं उनको एक्सरसाइज और डाइट की तरफ राग़िब करना होता है। और फिर आपने जब कहा जिनका इसके बावजूद नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो उसके अंदर फिर हम उनकी जो BMI है यानी बॉडी मास इंडेक्स, हम मोटापे को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फिर हम ये भी देखते हैं कि मोटापे के साथ और कौन सी बीमारियां हैं। क्या अगर मोटापा डाइट और एक्सरसाइज और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा और वो इस हद तक बढ़ गया है कि वो आपके हार्ट और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर बच्चों में भी मोटापे की सर्जरी की जा सकती है। लेकिन बच्चों के मामले में हम सर्जरी करने में थोड़े से मुहतात होते हैं कि हम उन्हें फर्स्ट लाइन ऑप्शन नहीं देते। ठीक है, पहले हम उनकी डाइट और एक्सरसाइज करेंगे। फिर आपने ये कहा कि ख़वातीन और मर्द, ख़ास तौर पे हमारे एशियाई मुल्कों में, पाकिस्तान में मोटापा 2 किस्म का होता है। एक होता है सेंट्रल, एक होता है ग्लोबल, यानी कि आदमी जिसका सिर्फ पेट में मोटापा है, बाकी जो जिस्म है उसका बाजू और टांगे वो नॉर्मल है। ये मोटापा ज़्यादा ख़तरनाक है उस मोटापे की निस्बत जो कि पूरे जिस्म का मोटापा है, क्योंकि इस मोटापे के साथ कार्डियोवास्कुलर रिस्क यानी हार्ट अटैक, फेटल हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। अभी तो स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये पता चला है कि जिन लोगों ने मोटापे की सर्जरी करवाई उनका टू हैव अ फेटल कार्डियक हार्ट अटैक 38% रिस्क डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह ही मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स हैं उनका रिस्क भी डिक्रीज़ हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मैंने डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, जोड़ों का मसला है। तो आप डायबिटीज़ के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि शायद डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा कि डायबिटीज़ की क्योर नहीं है, लेकिन इस सर्जरी से हम डायबिटीज़ का खात्मा भी कर सकते हैं और एक आदमी अपनी बाकी ज़िंदगी जो है डायबिटीज़ की मेडिसिन के बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये सर्जरी इतनी बेनिफिशियल है, ये इतनी फ़ायदेमंद है। सही। इसके अलावा कोई और सवाल आपके? जी ज़रूर डॉक्टर साहब। डॉक्टर आतिफ, अगर हम देखें बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। एक तो आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि जो मेडिकल टूरिज्म है वो ना होने के बराबर है। हालांकि हम बाहर जब दुनिया में देखते हैं तो 2 डॉक्टर्स पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि पैसे के लिहाज से भी बहुत कम अखराजात इसके यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई आता है तो बहुत कम चार्जेस भी होते हैं। मुझे ये बताइएगा सर कि जो सर्जरी की तरफ लोग आते हैं तो क्या ये दोबारा अगर सर्जरी एक दफ़ा हो जाती है उनकी, एक तो इसके हवाले से इनकी चार्जेस के हवाले से बताइए पाकिस्तान में कितनी ये एक आम आदमी इसको क्या एफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो एक दफ़ा सर्जरी कर ले तो क्या दोबारा भी चांसेस उसके हैं? और इसमें इसी के साथ साथ ऐड कीजिएगा कि स्टमक जो साइज़ है क्या उसको भी कम किया जाता है या रहने दिया जाता है? देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए, मोटापा एक मुतअद्दी या क्रॉनिक बीमारी है। मोटापा बीमारी भी है, कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये बीमारी है बाकायदा और दूसरी बीमारियों की वजह ही बनती है। अब मोटापे के ऑपरेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट मतलब 50-60 साल में बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी ये है जिसमें हम स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं और 3/4 स्टमक बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऑपरेशन पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन 5 से 10 सालों में हम देखते हैं कि 50 से 70% मरीज़ जिनका ये ऑपरेशन करते हैं
उनमें वेट रीगेन का इशू आ जाता है, ठीक है। और दूसरा इसके साथ इशू है जिसमें तेजाबियत का इशू है। तो वेट रीगेन हम कई दफ़ा देखते हैं, जब अंदर जाके उसी मरीज़ को दोबारा ऑपरेट करते हैं तो देखते हैं कि जो हमने स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या स्टमक बनाया होता है वो बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह ऑपरेशन के दिन था। तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त उनकी तफसील में जाना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन उस ऑपरेशन की लिमिटेशंस है। दूसरा ऑपरेशन है जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, लेकिन मोटे मोटे दो गैस्ट्रिक बाईपास का ऑपरेशन, एक रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास जिसको वन एनास्टेमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ समझ लीजिए कि सर्जरी कोई मैजिक वांड या जादू की छड़ी नहीं है कि आपने सर्जरी की और सब कुछ गायब हो गया। हम जिन लोगों को सर्जरी ऑफर करते हैं उनको बताते हैं कि सर्जरी के साथ आपने डाइट, एक्सरसाइज यानी अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। अगर आपने 100 नंबर यानी 100% वेट लॉस अचीव करना है और मेंटेन करना है तो सर्जरी तो 1 या 2 घंटे का काम है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज रेगुलर अपने लाइफ का हिस्सा बनानी है। और एक्सरसाइज से मुराद ये नहीं कि आप 2 या 3 घंटे जिम जा रहे हैं, कोई बहुत हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज, सिंपल वॉक, 30 मिनट्स वॉक एट अ स्पीड ऑफ के जिसमें आप 100 स्टेप्स पर मिनट ले रहे हो और हफ्ते में 5 दफ़ा ये करें तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। उसके अलावा डाइट का ख्याल रखना है। मैं आपकी सर्जरी कर दूं, आप कुर्सी से उठे ना और आप वही चीज़ें खाते रहें जिनकी वजह से आप मोटे हुए थे, जिसमें प्रोसेस फूड है, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, गुलाब जामुन, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो फिर ऑपरेशन आपका कितना एक बिगाड़ लेगा। ठीक है, डाइट तो कंट्रोल करना भी साथ साथ बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। डॉक्टर आतिफ हमारे साथ इस मौजूद थे। सर, आप कुछ भी करें ना, ये जरूर कहते हैं, हमने प्रोग्राम का आगाज किया था कि वॉक बहुत जरूरी है। आपको डाइट भी कंट्रोल करनी है, वॉक भी करनी है, आप किसी भी सर्जरी की तरफ जाते हैं तब भी, तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना जरूरी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।